हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री में। एनसीईआरटी के में हिस्ट्री की क्लास 7 आपका पहला लेसन है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। आपका लेट्स लर्न में आरएस में आपका स्वागत है। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीस ने 1154 ईस्वी में बनाया था। जो नक्शा दिया गया वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस समय चीज़ों को जानकारी अभाव था और मानचित्र बनाने की तकनीक था जिससे कारण ये मानचित्र उल्टा दर्शाया गया। मानचित्र नंबर 2 फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। इस समय मानचित्र बनाने की तकनीक में काफ़ी बदल गई। ये मानचित्र लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे और नई पुरानी यानी कि 18वीं शताब्दी में। शब्दावली ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम ऐसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारस के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेशन में कभी नहीं था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया, मगर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वह हिंदुस्तान शब्द वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। मानो किसी गांव के आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले क्या था कि जैसे कोई गांव वाला, जैसे हम अपने गांव में हैं, कोई दूसरा अन्य हमारे यदि गांव में आता था तो उसे हम लोग क्या कहते थे, विदेशी कहते थे, क्योंकि हमारी संस्कृति, वहाँ का रहन सहन सब कुछ अलग था। स्रोत इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लेखन में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकियों के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट का प्रयोग, कटाई में चरखे का और युद्ध में आग्नेय शस्त्रों का, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। राजपूत इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 18वीं से
14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। क्षेत्र और साम्राज्य। इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगान के गजनी या गजन का फैला हुआ था। संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता। गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता। किसी दैविक तत्व में सामूहिक अवस्था यानी कि धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक संगठन के संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन अवस्थाओं में परिवर्तन आता गया। हिंदू धर्म। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों को बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। संरक्षक। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यही युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस्लाम विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों उलेमा को संरक्षण देते थे। इस्लाम के अनुयायियों में कुछ शिया थे तो जो पैगंबर साहब तथा कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया गया तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो गया। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। इसमें कौन बांटा था? जो 19वीं सदी में मध्य में अंग्रेजों ने 19वीं सदी के मध्य में, यानी कि 1850 के करीब इतिहासकारों ने, जो अंग्रेज इतिहासकार थे, वो भारत का जो इतिहास था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशों में बांट दिया। यह विभाजन इस प्रकार आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल में विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय किया करते हैं। आप इस चैप्टर को आराम से पढ़िए, ध्यान से। धन्यवाद।